हेलो क्लास 10। आज जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? तो इसमें कह रहा है ओम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो जो ओम लॉ के अकॉर्डिंग है, जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आई, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जब इसके प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कहते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यानी कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, और जो R होता है ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो आर क्या है, यहाँ पे इसकी रजिस्टिविटी बता रहा है। ठीक है, अब ये जो है ओम्स लॉ है। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान रखना होगा, यहाँ पे देखो इसमें अभी वो पॉइंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट के बीच में होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके बाद एक लाइन हमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लाइन जोड़नी जरूरी है। ठीक है, अगर हम इस लाइन को नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे सही नहीं मानी जाएगी। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो होता है कंडक्टर के जो होते हैं रजिस्टेंस में भी चेंज आ जाता है थोड़ा सा, है ना। ये जो हम आगे पढ़ेंगे अभी इससे, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसकी बात में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल जो है वैल्यूज़ जो होता है उस पर। ठीक है, V इक्वल टू आई, आर हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये ओम्स लॉ बताता है। ठीक है, जब हम V और I के बीच में ग्राफ करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो ग्राफ का रेशियो क्या रहता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो जब हम V और I के बीच में करेंगे तो एक फिक्स जो होता है एक लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, इसके पाथ में थोड़ा बहुत चेंज आने की संभावना रहती है। ठीक है, इसमें वेयर आर इज कांस्टेंट। ठीक है, फॉर अ गिवन कंडक्टर कॉल रजिस्टेंस, इसको हम आर को क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना, विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो रजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी टू कंडक्टर विच रजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जो हर कंडक्टर के अंदर एक खूबी होती है कि जो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसके जो फ्लो है उसको अपोज करने की जो टेंडेंसी हुई उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस। ठीक है, कंपोनेंट दैट यूज इन क्या कहते हैं, यूज टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, उन्हें हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रजिस्ट करने के लिए होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर्स। ठीक है, ऐसा ही यूनिट ऑफ रजिस्टेंस इज ओम, और ग्रीक वर्ड में से किससे करा जाता है, ओम। ये जो ओम का साइन है इस तरीके से यहाँ पे इसको करेंगे, और ग्रीक लेटर क्या है, ओम से ये बना है। ठीक है, तो ये है। ठीक, अब जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था कि पहली वाली वीडियो में कि जैसे वोल्टेज और का इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर थी और वोल्टेज की जो थी जो पोटेंशियल डिफरेंस थी उसकी वोल्ट थी। तो बाद में क्या था, डेफिनेशन पूछी भी गई थी कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे आई थी। इसी तरीके से सेम एज इट इज़ यहाँ पे 1 ओम की डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 ओम की डेफिनेशन होगी तो हम क्या लिखेंगे, बाई ओम्स लॉ। ठीक है, तो V अपॉन आई, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई था। ठीक है, ओम्स लॉ में यही तो था। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, टेकिंग, ठीक है, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर।
तो जब हम यहाँ भरेंगे तो R इज इक्वल टू आएगा 1/1, तो कितना आ गया 1 ओम। अब डेफिनेशन ये बनती है 1 ओम किसकी वजह से आया, अगर हमने 1 वोल्ट और 1 एम्पियर हमने यहाँ पर वैल्यू भरी थी तो उससे हमारा क्या बना 1 ओम। तो जब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे तो इस 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को ध्यान में रख के पढ़ेंगे बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें कह रहा है 1 ओम ऑफ रजिस्टेंस R जो होता है इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, वो 1 एम्पियर ऑफ करंट के बराबर होगा थ्रू द कंडक्टर, है ना, और बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, जो 2 पॉइंट है जिनके बीच 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अगर इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर 2 पॉइंट है ना, अगर उनके बीच इफ़ देयर इज ए 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, एंड फ्लो ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, देन इट इज़ सेड दैट द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। तो उस टाइम जो रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगा क्या होगा 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। बस ये है कि समझ में आना चाहिए कि है क्या चीज़, ठीक है। अब ये तो था हमारा रेजिस्टेंस के बारे में था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा R इज इक्वल टू V/I या V इज इक्वल टू IR हम क्या करेंगे आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है फैक्टर विच ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कि कौन कौन से फैक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर में होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ में। तो देखो इसमें है क्या चीज़, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद इसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है किस तरीके से। तो रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ पे दो टर्म यूज़ होंगे, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो उनको कैसे करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा क्या है उनका मीनिंग, ठीक है। तो इसका कहने वाला रेजिस्टेंस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द कॉज ऑफ लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या तो मोर जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद डायरेक्टली और ये जो है 2 टर्म इसमें यूज़ होंगे उनको समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसमें देख लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो रेजिस्टेंस R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके लिए साइन प्रोपोर्शनलिटी का ही होता है यूज़, लेकिन क्या आ जाएगा 1/A। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसकी क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दिस मीन R विल डिक्रीज, अगर R डिक्रीज होगा तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना। तो विद एरिया इंक्रीज इन एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर का एरिया बढ़ने पर क्या होगा जो रेजिस्टेंस का होगा कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि सीधे सीधे उसके साथ प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है आता साइन प्रोपोर्शनल का, लेकिन 1/A लिख देते हैं, 1 में लिख देंगे ना। तो इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, ठीक है। अब पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे 1/2 है और 1/4 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 2 बढ़ गई तो कितना आएगा 0.5, है ना, इसमें आएगा 0.25, ठीक है। इस तरीके से जो हो रहा है जैसे जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ रही है ऊपर की वैल्यू कम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अब इन टर्म्स को जो होता है हम सीधे सीधे समझते हैं। देखो ये वायर है, ठीक है। अब ये जो पहले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है लेंथ के बढ़ने पर, तो इसमें मान लो ये रेजिस्टेंस है जिनके कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही तो इलेक्ट्रिसिटी बहती है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ये बीच में रेजिस्टेंस है, बाधाएं हैं, ठीक है। अब देखो इतना है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक बाधाएं क्या होगी कम है, लेकिन जब हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो यही बाधाएं क्या होंगी ज़्यादा हो जाएंगी,
ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि रजिस्टेंस बढ़ने पे क्या होता है कि जो कहते हैं लेंथ बढ़ने पे क्या होता है, रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो इन चीज़ों का भी यूज़ कई जगहों पर करा जाता है। ठीक है, अब एरिया पे कैसे डिपेंड है। ठीक है, ये तो था जैसे ये वायर है, ये तो लेंथ पे डिपेंड, लेंथ के हिसाब से बता दिया। अब एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एरिया के हिसाब से क्या होगा, जैसे ये है, एक रजिस्टेंस ये है, एक रजिस्टेंस ये है, एक रजिस्टेंस ये, एक ये। ठीक है, और दूसरा है मैंने इस वायर का एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें रजिस्टेंस भी ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके पास क्या पॉसिबल पाथ क्या है, बहुत कम है कहीं से भी उसको जाने के लिए यहाँ पे। अब उसके पास देखो यहाँ से बहुत पाथ है, कहीं से भी होके जा सकता है, इधर से भी होके जा सकता है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाता है। तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी। तो और ये है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे स्कूलों में देखा होगा ज़्यादातर गेट है ना, एक बड़ा होता है, एक छोटा गेट होता है, उसी में ही है ना। अब क्या होता है, जब यहाँ से हम स्कूल की छुट्टी होती है, अगर छोटे गेट को खोलें और 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनको जाने में यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लाइन बारी से जाना पड़ेगा। अगर इकट्ठे जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भगदड़ और वहाँ पे क्या होगा, जाम हो जाएगा। ठीक है, वही केस यहाँ पे है। अगर हम इस बड़े वाले गेट को खोल दें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जैसे मान लो 2 लाइनें जा रही थी, तो ये पूरा बड़ा गेट खोलने में हमारे पास 5-6 लाइनें चली आएगी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑफ का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, एरिया बढ़ने पर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही तो अपना पे ऑब्वियसली है कि एरिया बढ़ने पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने पे क्या होगा, रजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे हमें रजिस्टिविटी कम करनी होती है ना, तो हम वहाँ पे मोटे टायर वायरों का यूज़ करते हैं, है ना। और घर में जैसे फिटिंग होती है, तो अगर हम घर में फिटिंग को एक कमरे से दूसरे कमरे में, जैसे है ये रूम है, ठीक है, ये इनका गेट है। ठीक, अब हमने यहाँ से एक वायरिंग करी और वायरिंग इधर से होते हुए फिर यहाँ से दरवाजे से बाहर आके फिर इस रूम में जाएगी, तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, पाथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसलिए पूरे सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे उसको अपना वो जो होता है मिनिमम हम रखते हैं। तो जैसे यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से फिटिंग देगा, एक इसमें आएगा इधर को, तो इससे क्या होगा, बाकी रूम में यहाँ को जा रही है, लेकिन क्या होगा, इसी में से दीवार में से होल करके वो इस रूम में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इधर से सर्किट घूम कर आना, इतनी हमारी बचत हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद जो होगा, यहाँ से सीधे फिर पंखे का, इसके बाद इधर रूम में आ जाएगा। तो यानी कि हमारी क्या होगी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो देखो वायरें कितने कम लग रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे में घूम के हर रूम के बराबर जो है, सरकमफ्रेंस के बराबर देखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यही होता है कि दीवारों में छेद करके वो होता है ना, अगर इधर भी एक रूम होता तो इधर से एक कनेक्शन इधर भेज देता है, ऐसे नहीं कि इधर से घूम के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, लेंथ को कम से कम करा जाता है अगर हमें रेजिस्टेंस कम करना है सर्किट में। ठीक है, फिर ये तो 2 मेन थे, ये जो अभी ये 2 मेन है, तो इनका क्या है यूज़ अभी आगे हम करेंगे। ठीक है, पहले इसके और प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर नेचर ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो वायर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल की, अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। एंड डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, हर डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, किसी के में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो उस हिसाब से क्या होता है, रजिस्टिविटी वेरी करती है। ठीक है, एंड तो कह रहा है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के जो होते हैं प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या हुआ, एक प्रकार की प्रॉपर्टी भी। ठीक है, जैसे रजिस्टेंस तो मटेरियल हो गया, और जो रजिस्टिविटी हुई उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, इसको अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, क्या है, अब वो कह रहे हैं जो टेम्परेचर है वो कैसे वो करता है। ठीक है, तो रजिस्टेंस ऑल्सो वेरी विद टेम्परेचर, रजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में क्या होता है, जो ये रेजिस्टेंस जो थे, मान लो ये फिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या थे, फिक्स इलेक्ट्रॉन, ये भी टूट जाएंगे, तो ये भी मोशन करने लग जाएंगे। तो हम कहेंगे ये तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर बढ़ जाना चाहिए था टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ।
तो देखो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वैसे तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखा रहा है, रैंडमली वो जो होते हैं करते हैं, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को टकरा के उनको रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो उसके क्या मेन कारण क्या होता है, ओवरफ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉनों का। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं तो यहाँ पर ही आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब करके क्या कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो को रोक देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद टेम्परेचर। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे से देखो एक टर्म है हमारे पास यहाँ पे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक टर्म हमारे पास आएगा रजिस्टिविटी। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले रजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा उसका क्लियर कर लेता हूँ कि कहाँ से बना। ठीक है, तो रजिस्टिविटी है क्या। ठीक है, इसके लिए क्या कहोगे, कहते हैं बाई फैक्टर जो होता है, बाई फैक्टर दैट ऑन विच जो है रजिस्टेंस डिपेंड, है ना। तो उसमें क्या होगा, पहले वाला हमारे पास था जो रजिस्टेंस है, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट था उसके वहाँ पे उनकी टर्म की डेफिनेशन वहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/a, ये इक्वेशन 2 था। ठीक है, बाकी तो खैर वैसे थे कि टेम्परेचर और मटेरियल है तो उनकी कोई माप नहीं होती है कि मटेरियल के है ना टेम जो है उस यहाँ पे उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो रजिस्टिविटी एक प्रकार का गुण है। ठीक, अब इसमें कहते हैं जब आप इन दोनों को करेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, L ऊपर था और A अपॉन में है, तो इसलिए हम जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू L/A। फिर इसमें क्या आता है, जब हम रजिस्टिविटी का साइन हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L/A, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रो। पी टाइप का ही होता है, पी तो ऐसे हुआ है ना, रो थोड़ा सा इस तरीके से होता है, एक बार बुक में देख लेना। तो ये रो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। ठीक है, ये रजिस्टिविटी होता है। तो रजिस्टेंस का होता है रजिस्टिविटी के बराबर होता है कब। ठीक है, तो यहीं से हम रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन या डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर मैं L इज इक्वल टू 1 मीटर पुट कर दूँ एंड टेकिंग L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो। तो अभी इससे पहले यही तो कहा था कि जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, रजिस्टेंस होता है वो असल में उसकी रजिस्टिविटी के बराबर ही होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, कि जो रजिस्टेंस होता है वो रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या कहता है उसका रजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, सिंस इज SI यूनिट इज रो जो है अपोजिट होती है। ठीक है, SI यूनिट जैसे कभी होता है, चलो यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रो, रजिस्टिविटी की हम SI यूनिट निकालेंगे तो देखो रो इज इक्वल टू RA/L होगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो रजिस्टेंस को ओम में करते हैं, है ना, और ये एरिया मीटर स्क्वायर में होता है अपॉन मीटर, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी SI यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। इतने ओम मीटर इस तरीके से यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, अब आई कैसे, जैसे कब फाइंड द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो अगर नहीं पता तो फॉर्मूले में भर के उसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, ओम मीटर है। ठीक, अब मटेरियल हैविंग जो है रजिस्टिविटी ऑफ रेंज 10 की पावर -8, ये पावर में है, और ये 10 की पावर -6 में जो होगा तो वो भी होते हैं गुड कंडक्टर कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से जिनकी पावर प्लस में होती है तो वो क्या कहलाएंगे, बैड कंडक्टर, जो कहते हैं इंसुलेटर में आते हैं। ठीक है, गुड इंसुलेटर में।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिल्वर है, इसकी रजिस्ट्री भी -8 -8 है। फिर एलॉय है, एलॉय की थोड़ा ज़्यादा है इनसे, और इंसुलेटर की क्या है बिल्कुल ही और ज़्यादा प्लस में और उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना, मतलब इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए ग्लास जो रबड़ होती है बोनाइट, इनका रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होने की वजह से में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसलिए गुड जो कहते हैं गुड इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। एलॉय जो होते हैं ज़्यादातर ये कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट होती है इनके बीच की, है ना, एकदम बिल्कुल गुड कंडक्टर या गुड इंसुलेटर भी नहीं होते, बल्कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की एक प्रॉपर्टी उसको कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे जैसे कभी होता है एलॉय जो होते हैं ये जैसे सेमी कंडक्टर या इन तरीके से उनको बनाने में जो है सेमी कंडक्टर बनाने में काम आता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर होता है उनके बारे में जो है आप 11th और 12th में पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान ये रखें कि रजिस्टिविटी क्या है। रजिस्टिविटी है ना, अगर यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे, है ना, तो कहते हैं यहाँ पर क्या बना सकते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रजिस्टिविटी होती है उसके इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यूनिट का मतलब यूनिट लेंथ मतलब कि जिसकी 1 मीटर जो है यूनिट लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, तो उस कंडक्टर के जो है रेजिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, उस केस में क्या होता है, ये इसके बराबर आ जाती है। तो हम यहाँ पे से ये करेंगे, ये आ गया, इसके बाद ये डेफिनेशन ये बन गई। अगर हमसे यूनिट पूछता है तो यूनिट के लिए हम यह करेंगे, ये वाला पॉइंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जैसे रजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल का रियोस्टेट होता है, ठीक है। तो रियोस्टेट में क्या होता है, तार होती है जैसे लंबी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर एक प्लग लगा होता है और ये है, ठीक है। यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ से जो करंट फ्लो होता है इधर आ रहा है, ठीक है। मान लो इधर से एक हमने माइनस इधर प्लस जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम रियोस्टेट को यहाँ पर लाते हैं तो एक प्रकार से इतनी लेंथ है, ठीक है। अगर जब रियोस्टेट यहाँ आएगा तो लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो जिससे क्या होता है रेजिस्टेंस जो होता है वेरी करता रहता है, इसलिए इसे वेरिएबल रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। रियोस्टेट में असल में होता यूँ है, ये जो होता है इस तरीके से इसमें कहते हैं जो होती वायर लगी होती है, तो उससे क्या होता है अलग अलग पॉइंटों में हम ले जाके उसका रेजिस्टेंस को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट आ गया। तो डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू वेरी द रेजिस्टेंस ऑफ इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस को वेरी करने के काम आता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, बिना वोल्टेज को चेंज करें, ठीक है, ठीक। अगर जैसे हमने पढ़ा था R = V/I, ठीक है। तो वोल्टेज अगर हमारी फिक्स है तो अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ करंट इंक्रीज़ होगा, अगर ये कहते हैं इंक्रीज़ होगा तो करंट डिक्रीज़ होगा, इस तरीके से यहाँ पे चलता है। तो जब हमें करंट को कम ज़्यादा करना होता है एक फिक्स वोल्टेज पे, तो हम जो कहते हैं रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के कहते हैं करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये है, ठीक। अब इसके साइन जो है मैं पहले भी बता चुका था, एक इस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है और एक ये जो होते हैं ये दोनों सिंबल के वेरिएबल रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो जो होगा हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर की, अलग अलग टाइप के रजिस्टर हैं तो उनके जो सिस्टम है उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन में हमें निकालना, जैसे यहाँ पे दो पढ़ेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल, तो जब सीरीज और पैरेलल में आपस में जुड़े होंगे तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है तो कह रहे हैं व्हेन रेजिस्टेंस आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड मतलब एक के बाद इस तरीके से जोड़े हुए होंगे, तो एंड टू एंड दे आर सेड टू बी इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, उन्हें हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बोलेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट इन द अमीटर इज सेम, ठीक है।
तो सेम होता है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन द सर्किट। ठीक है, तो यानी कि जो करंट का फ्लो होता है वो सर्किट में क्या होता है, इन सब में सेम होगा। सो वी कंक्लूड दैट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट में क्या होता है, सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इनके, तो ये पॉइंट अलग अलग है, ये पॉइंट अलग है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और इधर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अगर ये वोल्ट मीटर तो ये लगा रहेगा, तो यानी कि इस पूरे टोटल का वो बता रहा है, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इस तरीके से आएगा। अब इसी के बाद पैरेलल कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल कंडीशन से पहले हम जो है इसका सीरीज़ वाली कंडीशन का करेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैसे आता है। ठीक है, तो इसमें है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए बता रहेगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ होता है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर जॉइंड एंड टू एंड, है ना, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक, एक के बाद एक जुड़ा है। अब इसमें ध्यान रखना है कि करंट क्या होगा, हर किसी में सेम होगा। ठीक है, करंट क्या है, सेम है। तो जो करंट यहाँ से हमारी बैटरी है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो हमेशा ध्यान रखना प्लस से माइनस की तरफ को करंट का फ्लो होता है। ये हमारी की है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों के उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो करंट का फ्लो होता है सेम होता है, और लेकिन ये रेजिस्टेंस जैसे ये R1 है, ये R2 और ये R3 है। ठीक है, R1 R2 एंड R3 हमारे पास हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, जो इसमें वोल्टेज होगी तो इसमें V1 होगी, इसमें V2 और इसमें V3 जो कि हमारी वोल्टेज होंगी। ठीक है, इसमें देखो सीरीज ऑफ पैरेलल में इस तरीके से मान के चलो, अगर ये एक पाइप है, इसके बाद मैंने एक पाइप और जोड़ दिया, इसके बाद एक पाइप और जोड़ दिया। ठीक है, तो जितना पानी इधर से जाएगा तो वही इन सब पानी इनसे होते हुए जाएगा। अब लेकिन जो पैरेलल वाली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। अब इनको हम यहाँ पे जो है इनको जोड़ लें। ठीक है, तो जब इसमें पानी जाएगा तो पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होता है, करंट I1 I2 और I3 के रूप में बटेगा। इसमें करंट क्या रहता है, सीरीज़ वाली में सेम रहता है, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो आगे हमारे ये, तो करंट विल बी रिमेन सेम थ्रू ऑल द रजिस्टर। जो करंट क्या होगा, सेम होगा ऑल द रजिस्टर्स के थ्रू जो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे कहेंगे इफ़ I is current in circuit, है ना, and V is potential difference across circuit। ठीक है, तो या एक्रॉस सर्किट है ना, तो यहाँ पे होगा क्या कहते हैं, I is सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। ऑल रजिस्टर्स के लिए सेम रहेगा हमारे पास I, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रेजिस्टेंस फॉर रजिस्टर्स R1 R2 R3 R V1 V2 V3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिख दोगे। अब ये हमारे पास इस तरीके से आ गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो इसके अकॉर्डिंग बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ हमारे पास जैसे हम इसमें देखेंगे तो जो होता है ओम्स लॉ होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो ये होगा, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा V1 इज इक्वल टू R1I। ठीक है, V1 इज इक्वल टू R1I, क्योंकि क्या होगा,
ये इसके लिए, इस रजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो V1 I1 R1 ही तो है, इसके 2 पॉइंट पर वोल्टेज इतनी होगी, अगले वाले में जाने में वोल्टेज गिरती जाती है ना, तो डिफ्रेंशिएट आ जाता है, तो उसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से V2 इज इक्वल टू R2I, करंट सेम है इस केस में बताया था। ठीक है, ऐसी V3 इज इक्वल टू R3I। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जब फॉर रिजल्टेंट, ठीक है, फॉर रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे आएगा V इज इक्वल टू RI। अगर पूरा जो रजिस्टेंस है, तो अगर कह देंगे, इसमें कहने का मतलब टोटल रजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्किट था इसमें हम तीनों की जगह पर हटा के अगर एक लगा देंगे R, ठीक है, तो उस वो जो है रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर R इक्वल्स टू क्या है, रिजल्टेंट रजिस्टेंस। ठीक है, जब ये सर्किट आपस में जुड़े हैं तो R1 R2 R3 हैं, तो जब ये होंगे तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा ही। जैसे एक का R1 R2 R3 है, तो टोटल कितना रजिस्टेंस की तरफ काम करेंगे अगर तीनों एक साथ जुड़े होंगे, तो उसको हमने R मान लिया। ठीक है, देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 होगा प्लस V2 होगा प्लस V3 होगा, यही तो उसी में जो होता है पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे I R1 I R2 और I R3। ठीक है, इस तरीके से I कॉमन हट जाएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यानी कि जो टोटल रजिस्टेंस होगा, वो जो भी रजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं उनको हम सीधे सीधे जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल रजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ही कुछ कंडीशन बन जाती है यहाँ पे, जैसे इफ़ R1 इज इक्वल टू R1 R2 R3 एंड सो ऑन, अगर Rn तक होंगे तो उस जो डायग्राम है उसके लिए हमारा क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस Rn तक हम जाएंगे। अगर इसी तरीके से, ये तो हमने 3 वाला कॉम्बिनेशन वाला पढ़ा था कि 3 को एज एग्जाम्पल लेता, अगर n होंगे कॉम्बिनेशन तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R1 R2 R3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन Rn, तो इसमें क्या आ जाएगा, R1 प्लस R1 प्लस R1 प्लस n टाइम्स आ जाएगा ना। अगर हमारे n टाइम्स सब हुए तो ये आएगा n R1। ठीक है, तो ये जो है एक ही सेम टाइम के रजिस्टेंस है उनके लिए। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, अब जो है अगला है हमारा नेक्स्ट हमारा रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो एक दूसरे के पैरेलल साइड बाय साइड लगाए रहते हैं। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस वाले में देखो ये सब एक ही पॉइंट के बीच में, तो वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब करंट इधर से आई तो करंट का जो होगा फ्लो इसमें बढ़ जाएगा, तो I1 I2 और I3। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी केस में जो है उसी की तरह जैसे हम सीरीज़ वाले हैं उसी की तरह डेफिनेशन लिख देंगे कि इन दिस केस करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा अक्रॉस R1 R2 R3 I1 I2 एंड I3 हो जाएगा, और जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो सेम होगी इन पैरेलल केस, क्योंकि एक ही इसमें एक ही पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं ना सबके सब, और इसमें क्या है कि पॉइंट अलग हो गए, ये रेजिस्टेंस का ये 2 पॉइंट ये हो गए इसके ये, तो इस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज अ सॉल्व बता देता हूँ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से क्या आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR होता था। तो यहाँ I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ओम लॉ से क्या था, V इज इक्वल टू IR था, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। ठीक है, इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2,
I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इसी तरीके से हमारा रिजल्टेंट होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R, जहाँ पे R रिजल्टेंट है, ये हम लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देयरफॉर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट इसी से तो दिया जाएगा, लास्ट में यही करंट बट के I1 I2 I3 में बटा था, और यही लास्ट में क्या होगा, दोबारा I हो जा रहा है, ठीक है, I तो हो रहा है। तो करंट जो होगा हमारा टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे V अपॉन R, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो हम अभी जो कर रहे हैं जो इसमें 3 रजिस्टेंस हैं उनके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। V कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इन पैरेलल केस में, जो हम टोटल रजिस्टेंस इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें गलती जो होती है, न्यूमेरिकल में मिस्टेक क्या होती है, हम 1 अपॉन R है, हमने इधर सॉल्व करा तो आ गया, ये आ गया 2 अपॉन 3, तो हम इसका आंसर पॉइंट में निकाल के कह देते कि उतने ओम है, जबकि वो आंसर नहीं है। ये क्या है, 1 अपॉन R है, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन 2, तो 1.5 ओम, इस तरीके से तो आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको बाद में हमें R की वैल्यू निकालनी होती है, वन ना कि 1 अपॉन R। ज़्यादातर कॉमनली मिस्टेक होता है, हम 1 अपॉन R को ही रजिस्टेंस मान के कर लेते हैं, जबकि वो गलत है, ठीक है। अगर इसी तरीके से n होंगे रजिस्टेंस, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड ऑन 1 अपॉन Rn करके इस तरीके से चलेगा, सेम एज इट इज़। ये पैरेलल का केस हो गया, ठीक है। अगर सबके सब सेम होंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 प्लस एन टाइम्स, ठीक है। कोई भी चीज़ को n टाइम जोड़ने के लिए जो होता है n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n अपॉन R1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो होगा R1 अपॉन n, इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है कि हमें सीरीज़ ऑफ पैरेलल में लगाने की क्या मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखो उसका एक वो सिंपल है, हमें सीरीज़ ऑफ पैरेलल में लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो जो रजिस्टेंस होते हैं हमारे पॉइंट, जैसे 1 ओम है, 1 ओम से 10⁻6 मेगा ओम तक, यानी कि 10⁻6 ओम तक या उससे भी ज़्यादा हायर जाते हैं, है ना, और कम भी जाते हैं माइनर, है ना, पीक। तो जो है ओम की बहुत सारी वैरायटी है। तो अगर यही 10⁻6 1 मिलियन के करीब आ जा रहा है, तो अगर हम इतने रजिस्टेंस अलग अलग बनाएंगे तो 1 मिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ रजिस्टेंस होते हैं, हम उन्हीं को सीरीज़ ऑफ पैरेलल में लगा के क्या करते हैं, उनसे जो होता है हम उसी तरीके का रजिस्टेंस हम अपना प्राप्त कर लेते हैं। और ठीक है, अगर ये एक रजिस्टेंस लगाएंगे इतने ओम का तो क्या होगा, एक दुकान में तो लाखों चाहिए होंगे, चलो लाखों रखे भी हैं, तो जगह एक फूक गया तो क्या होगा, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक ख़राब हो गया तो कम से कम थोड़ा सा ये सर्किट कुछ टाइम के लिए लोड ले लेते हैं, तो ख़राब होने के चांसेस फिर भी कम होते हैं, ठीक है। तो उसको रजिस्टेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास बिजनेस होता है, वो 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक होता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 ऐसे करके 1 करोड़ तक के नोट हम अलग अलग निकालें तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि इनके लिए हमारे पास कुछ ही करेंसियाँ होगी, जैसे 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 का, 50 का, 100 का, है ना, 500 का और 2000 का। इस तरीके से जो नोट निकले हैं या कॉइन निकले हैं, तो इन्हीं को हम आपस में एडजस्ट करके, जैसे अपने जो भी हमें पे करना तो हम कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग नोट तो होते नहीं है, तो इन्हीं करेंसी के थ्रू करा जाता है। तो वैसी रजिस्टेंस को हम सीरीज़ ऑफ पैरेलल में लगा के अपने जो है अनुरूप वहाँ पे रजिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जो है हमारे पास जैसे ये है, ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं बल्ब, है ना, और यहाँ पे क्या है, पैरेलल में, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये सीरीज़ ऑफ पैरेलल का यहाँ पे 2 डायग्राम दिया है, ये हमारा पैरेलल का है और ये सीरीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखो पैरेलल और सीरीज़ में है, तो इसमें देखो एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा क्या है, देखो इफ़ वन कंपोनेंट फेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन कंप्लीट सर्किट इज ब्रोकन, पूरा सर्किट बंद हो जाता है और नो कंपोनेंट कैन वर्क प्रॉपरली, ठीक है। और जबकि पैरेलल होता है, पैरेलल में क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है, हम उसको जो है पैरेलल में क्या करेंगे, उसको मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक। अब इसमें सीरीज़ में ये है, एक बल्ब ये यहाँ पे लगा है, मान लो एक बल्ब ये लगा है और एक बल्ब ये लगा है, ठीक है।
और ये सीरीज़ में एक के बाद एक लगे हुए हैं। अब यहाँ से हमने बैटरी से जोड़ दिया, मान लो अगर यहाँ से करंट जा रहा है, अगर किसी वजह से ये बल्ब फ्यूज होता है तो यहाँ से फिलामेंट ब्रोकन हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ से तो करंट होते हुए इधर जाएगा, लेकिन यहाँ से फिलामेंट ब्रोकन होने की वजह से आगे को करंट का होगा पास नहीं होगा, तो ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे सारे कमरे को अगर हम सीरीज़ में जोड़ दें तो अगर उसमें से भी पहले कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारे कमरे क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, लाइटें बंद हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, ये जैसे निगेटिव है ना। अभी जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे पॉजिटिव, तो एक कनेक्शन यहाँ दे दिया, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो कनेक्शन एक जो है यहाँ पे हमने जो भी फ़ैन लगा रखा था, ठीक है, उस फैन में चले गया, उस फैन में एक माइनस का ऊपर से चले जाएगा, यहाँ से कनेक्शन आ गया तो देखो माइनस और इधर से प्लस हमारे पास आ गया, और ये कॉम्बिनेशन आगे चलता है। ये जब बताया था एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, अलग है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम एक सबको अलग अलग देंगे तो करंट तो आगे को चलता जा रहा है। अगर ये चीज़ यहाँ से ब्रोकन हो जाती है तो यही पंखा बंद होगा, बाकी नहीं होंगे, बाकी हमारे सबके लिए क्या है, स्विच अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, सीरीज़ में अगर एक यहाँ पर अगर हम स्विच लगा देते हैं, अगर मैं उसे बंद करूँगा तो क्या होगा, सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे होम जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, और जो बाकी जगह जो होता है हम उसी हिसाब से हम सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन का यूज करके क्या करते हैं, रजिस्टेंस को करके उसी हिसाब से जो है बल्ब से लाइट वाइटिंग या कुछ सर्किट है उसको अरेंज करके हम आगे करते हैं, ठीक है। फिर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। तो वो कह रहा है व्हेन चार्ज क्यू मूव अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस वी के अगेंस्ट चलता है इन टाइम टी, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W अपॉन क्यू होता है, तो ये वर्क डन ही तो है, तो यहीं से वर्क डन की डेफिनेशन ये निकाल दी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, है ना। जैसे ये है टी की डिवाइड और टी की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्यू अपॉन टी हमारा क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो इसलिए अब डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, वी आई टी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी आ गया, ठीक है। और ठीक, अब इसी यही जो होता है हमारा जो होता है हीट प्रोड्यूस जो होती है, ठीक है। जो हीट कितनी होगी, जितना हम वर्क करेंगे उतनी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो W और H क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो H बराबर हीट प्रोड्यूस बराबर होगा VIT, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला ये हुआ, ठीक। अब इसमें देखो इसी से ही यहाँ पे H बराबर आई स्क्वायर RT है, तो इसमें क्या कर रहा है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा V की जगह पर, IR तो क्या होगा, आई स्क्वायर RT। तो जो H वाला फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर RT, ठीक है। तो ये जो होता है हीट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए करते हैं कि देखो आई जो होता है करंट फिक्स होता है जो उसमें से रजिस्टेंस में से जा रहा है, ये रजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये टी हो गया। वी को हम यहाँ पे वी H बराबर इससे भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका मेन फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो दो पॉइंटों के बीच में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। वो तो कम ज़्यादा जो भी होगा उस हिसाब से हो जाएगा। तो वो जो मेन होता है डिपेंड होता है करंट, रजिस्टेंस और टाइम पे, ठीक है। तो अब इसमें देखो इसी के बेस्ड है, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, इसमें सीधे सीधे है जो हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टेंस, सीधे सीधे आपस में प्रोपोर्शनल। अगर अपॉन में होता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो देयरफॉर H जब इसको लिखोगे प्रोपोर्शनल टू I ऐसे लिख देना, इस वाली लाइन के बाद क्या लिख दोगे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था ना, यहाँ R आ गया, रजिस्टेंस भी फिक्स रहता है, और H बराबर जितने टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे T हो गया। तो इसको अब मिक्स करके तो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड H बराबर आई स्क्वायर RT आ जाएगा, है ना। तो इसमें वही है, तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज जो होता है एकदम रेडिली होता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये तो थे जो इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये तो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो इतना ही है, ठीक है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उसको हम आई स्क्वायर RT से निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से H के और फॉर्मूले हैं, जब न्यूमेरिकल करूँगा उससे पहले बताऊँगा, ठीक है। तो फिलामेंट ऑफ जो हम टंगस्टन इसलिए करते हैं उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है,
ठीक है। और फ्यूज़ जो होता है वो सेफ्टी प्रोटेक्ट वो क्या कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो क्या करता है अपने आप को मेल्ट करके, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू एक उससे ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, जो फ्यूज़ है उसके रेजिस्टेंस है, तो वो क्या कहता है अपने आप को मेल्ट करके बाकी की सर्किट को जोड़ने से वो कहते हैं एकदम ख़राब होने से बचा लेता है आगे के अप्लायंसों को, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट है। तो अगली वीडियो में जो है हम इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारा टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इस तरीके से जो है जो पावर होगा, हीटिंग इफेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल भी इसके करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।